हेलो ऑसम पीपल्स, वेलकम बैक टू द रोश। और पैसा डबल करने वाली बहुत सी स्कीम्स के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ पैसा डबल ही नहीं बल्कि 9 गुना हो जाएगा, वो भी 1 साल में, तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? कुछ भी। बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जिसका प्राइस 1 साल पहले करीब 5 लाख था और आज इसका प्राइस 43 लाख क्रॉस कर चुका है। सोचो अगर आपने पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता तो लगभग 9 गुना आपको प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन इसके अपने नुकसान भी है। तो जानते हैं इसके बारे में डिटेल में, क्या है, क्या होता है क्रिप्टो करेंसी, क्यों ये इतना बढ़ रहा है, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं और ये काम कैसे करता है। मिलेगी पूरी जानकारी, बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपको पता ही है क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी से। बात है 2009 की, जब एक अननोन पर्सन सतोशी नाकामोटो ने एक आर्टिकल पेश किया, पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इस आर्टिकल में सतोशी नाकामोटो जी बताते हैं कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन सिस्टम, या यूं कहे एक ऐसी करेंसी जो कि पूरी तरह से वर्चुअल हो, कैशलेस हो। इसका पूरा आइडिया जो इसके लिए यूज होगा, सारी क्रिप्टोग्राफी और माइनिंग, सब कुछ इसमें बता रखा है। उसके बाद 2009 के बाद ये किसी को नहीं पता कि सतोशी नाकामोटो कौन है और कहाँ गए। वैसे और ज्यादा सर्च करने पर यह पता लगता है कि सतोशी नाकामोटो कोई इंसान नहीं, 4 कंपनियां भी हो सकती हैं, सैमसंग, तोशिबा, नाकामिची और मोटरोला। वैसे अभी तक किसी को नहीं पता लगा कौन था ये इंसान जिसने ये सारा कुछ बताया और उसके बाद गायब हो गया। यहाँ पर सब कुछ ओपन है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर डेवलपर सेक्शन पे जाते हो तो पूरी कोडिंग खुली हुई है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। बिटकॉइन के ऊपर कोई भी नहीं बैठा, इसके कंट्रीब्यूटर से इसे चलाते हैं और आप भी कंट्रीब्यूट करके यहाँ पर कुछ चेंजेस ला सकते हो। तो बात करते हैं बिटकॉइन काम कैसे करता है। जैसे पेटीएम होता है, उसमें ट्रांजेक्शन सिस्टम होता है, हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कुछ सामान लेते या देते वक्त। वैसे ही बिटकॉइन में भी ये सिस्टम होता है। ये एक वर्चुअल करेंसी है, ये कभी आपके हाथ में नहीं आएगी, आप इसको देख नहीं सकते हो। बस ये एक तरह का वॉलेट है जहाँ पर आपको इसकी वैल्यू शो होगी। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपके पास 10 रुपए का नोट है, आपको कैसे पता कि इसकी वैल्यू 10 रुपए है? क्योंकि उस पर हमारे गवर्नर के साइन है, उस पर लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और फिर उनके सिग्नेचर है। विदाउट सिग्नेचर ये नोट कुछ भी नहीं है। हमें गवर्नमेंट पर यकीन है, इसीलिए हम उसकी वैल्यू 10 रुपए मान रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है। इसको कोई गवर्नमेंट नहीं चलाती, किसी भी वर्ड की किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है इस पे, ये टोटली फ्री है। तो लोग इसको क्यों मानते हैं? वैसे जब ये 2009 में बना था तो कोई इसको नहीं मान रहा था, तब इसकी वैल्यू 0 थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे मानना शुरू करा, इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा और अब जाकर इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो चुकी है। वैसे क्रिप्टो करेंसी आप भी बना सकते हो, सारी कोडिंग यहाँ पर फ्री है, सारा कुछ आप कर सकते हो। लेकिन वही बात है कि आप मार्केट को बताओगे कैसे कि इसकी इतनी वैल्यू है। जब तक लोग इसे मानेंगे नहीं तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी और फिर आप कुछ कर नहीं सकते। इसी तरह मार्केट में आज लगभग 2000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, उन्हें भी बहुत से लोग मानते हैं और उनकी वैल्यू भी घटती बढ़ती रहती है। क्रिप्टो करेंसी कोई भी बना सकता है, इसलिए ज्यादातर टाइम लोग नई क्रिप्टो करेंसी पर यकीन नहीं करते। इसी तरह का एक केस है अमित भारद्वाज का। उन्होंने लोगों से कहा कि आप हमारी इस नई क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करो और जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा एक शॉर्ट टाइम में ही। और उन्होंने लोगों से दावा किया कि चाइना में इसके माइंस लगे हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और आज लगभग 200 करोड़ रुपए फ्रॉड का आरोप है उनके ऊपर। जहां तक ट्रांजेक्शन की बात है, अगर आप पेटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं, आप किसी को पैसे भेजते हैं और दूसरे आदमी के पास रिसीव नहीं हुए, तो आप जाकर पेटीएम वालों को बोल सकते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन बिटकॉइन तो ओपन सोर्स है, इसमें से अगर आप पैसे भेजते हैं और दूसरे को रिसीव नहीं हुए तो आप कहां जाएंगे? इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। इसको आप किसी मोबाइल ऐप में एक वॉलेट की तरह या किसी वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब मेन डाउट ये रहता है कि इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कौन कर रहा है? ये कौन डिसाइड करता है कि इसकी कीमत आज 43 लाख है, अभी कुछ टाइम पहले 5 लाख थी, उससे पहले तो 20,000 में मिल रहा था। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है इसकी डिमांड और सप्लाई पर। बहुत से लोगों को इस पर ये यकीन रहता है कि इसको अभी खरीद लेते हैं, बाद में आगे आने वाले 3-4 सालों में उनका पैसा 4-5 गुना बढ़ जाएगा। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीदते हैं तो इसकी कीमत बढ़ जाती है। अभी मान लो 43 लाख पे कुछ लोगों ने खरीद कर रख लिया और अब वो लोग बेच नहीं रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं कि जब इसका प्राइस बढ़ेगा तभी वो लोग बेचेंगे। तब यहाँ पर एक स्टेबल सिचुएशन आ जाती है, या फिर ये ग्राफ नीचे को जाने लगता है क्योंकि इसकी डिमांड घटने लग जाती है, लोग इसे खरीद नहीं रहे हैं। तो यही सारा एल्गोरिदम है जो सतोशी नाकामोटो ने डेवलप किया था और सारा कुछ उसमें बताया था। अब यहाँ पर एक चीज और है, ये चीज पहले से ही तय है कि 21 बिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं बनेंगे, ऐसा पहले से ही लिखा हुआ है और एल्गोरिदम में ये सेट किया हुआ है। अब बात करते हैं बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन कैसे सक्सेसफुल होती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको 1 बिटकॉइन भेजा, अब वो चीज पहले चेक होगी, वेरीफाई होगी कि मेरे पास 1 बिटकॉइन पड़ा भी है या नहीं, वो मेरे पास कहाँ से आया और कहाँ वो भेजना है। मैंने आपके बिटकॉइन का एड्रेस लिया और मैं अपने वॉलेट से आपके वॉलेट में 1 बिटकॉइन ट्रांसफर करने जा रहा हूँ। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये जाएगी पहले ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन क्या होता है? बिटकॉइन में होती है क्रिप्टोग्राफी यूज,
सपोज जब मैं आपको एक बिटकॉइन भेजने लगा तो वो सारी चीज डिक्रिप्ट हो गई। अब उसको वापस से इनक्रिप्ट करने के लिए चाहिए मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन कोई एक इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफी की कैलकुलेशन है, मिलियन तक कोई एक रैंडम नंबर होएगा, तो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए चाहिए बड़े बड़े कंप्यूटर, बड़ा सीपीयू, बड़ी रैम। तो वो ट्रांजेक्शन जाती है डेटा माइनिंग के अंदर। अब डेटा माइनिंग क्या होता है, यहाँ पर हमारी उस क्रिप्टोग्राफी को सोल्व करने के लिए बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर लगे होते हैं। ये कंप्यूटर किसी एक इंसान के नहीं होते, इस ट्रांजेक्शन को भी कोई भी सोल्व कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो वेट करते रहते हैं कोई ऐसी क्रिप्टोग्राफिक ट्रांजेक्शन आए, वो उसको फटाफट से सॉल्व करते हैं और फिर उसके बदले में उनको बिटकॉइन मिलता है। तो अगर आपके पास भी कोई बड़ा कंप्यूटर है, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और बिटकॉइन फ्री में कमा सकते हैं। वैसे फ्री में तो नहीं है, इसके लिए आपको चाहिए एक बड़ा कंप्यूटर, बड़ी सीपीयू और एक बड़ी रैम वाली जगह, तब जाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट होना चाहिए। इसीलिए एक ट्रांजेक्शन में एक आदमी को कम से कम 10 मिनट का टाइम लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको एक बिटकॉइन भेजा और वो आपके पास नहीं पहुंचेगा, वो 10 मिनट तक आपके पास पहुंच जाएगा। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर लगे हुए हैं उसकी कैलकुलेशन करने में, और जल्द से जल्द वो आपके पास पहुंच जाएगा। यहाँ पर काफी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है, लोगों की होड़ लगी रहती है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन आती है बहुत सारे कंप्यूटर लग जाते हैं, और जो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता है उसको फ्री मिलते हैं बिटकॉइंस के कुछ पॉइंट्स। जो बाद में करता है उसको कुछ भी नहीं मिलता। अब उसको कैसे मिलते हैं फ्री के बिटकॉइन? जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ, मान लो मैंने 1 बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन की, तो मेरा 1.2 बिटकॉइन कटेगा और आपके पास 0.8 बिटकॉइन पहुंचेगा। ये जो 0.4 बिटकॉइन है ये उस माइनर के खाते में जाएंगे, और साथ ही कुछ चार्जेस लगेंगे एक नए बिटकॉइन के जनरेट होने में। तो ये पूरा सिस्टम इस तरह से काम करता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल रही हो। बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ लोग और कंप्यूटर बैठे रहते हैं कोई ट्रांजैक्शन सॉल्व करने में। ये कोई एक पर्सन नहीं कर सकता, कोई एक पर्सन करेगा तो यहाँ पर घपला भी हो सकता है, गवर्नमेंट उस पर निगरानी रख सकती है। इसीलिए ये पूरा सिस्टम इंडिपेंडेंट है। कोई भी सडन आदमी कोई ट्रांजैक्शन को उठाकर सॉल्व कर लेता है। एक्चुअली वो आदमी खुद नहीं करता, उसके पास कंप्यूटर है, जैसा कि मैंने पहले बताया, बड़ा सीपीयू है, बड़ी रैम है, तो वो जल्दी से इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करके आगे रिस्पॉन्स दे पाता है और फिर उसको उसका चार्जेस मिल जाता है। तो अगर कोई सोचे इस बिटकॉइन को हैक करने की, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारी कंप्यूटेशनल पावर है। अगर किसी को हैक करना है तो उसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे अलग अलग लोकेशन में, और बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स करने के लिए, जो कि एक आदमी के हाथ में कर पाना पॉसिबल नहीं है। और यही चीज होती है ब्लॉकचेन। जब भी कोई ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में आती है, डेटा माइनर्स लग जाते हैं उसको सॉल्व करने में, और फिर उसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और जब भी ये वेरीफाई हो जाती है तब उसको आगे रिस्पॉन्स देते हैं, और फिर वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है। अभी यहाँ पर एक बड़ी बात ये होती है कि बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन करते टाइम 10 से 15 मिनट का टाइम आराम से लग जाता है। तो अगर आप किसी शॉप पर जाकर कुछ सामान लेते हो और फिर ट्रांजैक्शन करते हो, तो 10 से 15 मिनट वेट करना पॉसिबल नहीं है। वहां पर आपको फास्ट ट्रांजैक्शन चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके लिए बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज है जो काफी ज्यादा टाइम लेते हैं और काफी ज्यादा फीस भी लेते हैं आपसे फॉरेन में पैसे भेजने के लिए। वहां पर बिटकॉइन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहां पर 10 मिनट अगर लग रहे हैं तो कुछ ज्यादा नहीं है, और जो भेजने के चार्ज हैं वो इनके मुकाबले काफी कम है। तो इस मामले में ये काफी बेहतर है। एक वेबसाइट है ब्लॉकचेन, यहाँ पर आसानी से देख सकते हो आप कितने सारी ट्रांजैक्शन आ रही है एक बार में, क्या इनका साइज है। आप इसमें आराम से ये चीज पता कर सकते हो कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ से आई है, कितने पैसे भेजे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। बिटकॉइन में सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है। आप कोई भी एक रैंडम ट्रांजैक्शन उठाकर उसको सोल्व कर आगे रिस्पॉन्स कर सकते हो। बस ये डिपेंड करता है आपकी कंप्यूटेशनल पावर पर। लेकिन हम इसमें ये कभी नहीं पता कर सकते कि ये ट्रांजैक्शन किसकी है। ये यहाँ पर थोड़ी प्राइवेसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं। ये इनका अमाउंट है बिटकॉइन में, और ये इनका अमाउंट है डॉलर में। पिछले 11 मिनट में इतनी ट्रांजैक्शन हुई है इस माइनर के द्वारा, और इनका साइज इतना था। पिछले 24 घंटे में इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। तो यहाँ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आप कुछ भी देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडिया में बिटकॉइन को काफी कुछ फेस करना पड़ा जब लोगों ने देखा, बैंक्स ने देखा कि लोग इसी में इन्वेस्टमेंट करने लग रहे हैं, इसी से ट्रांजैक्शन करने लग रहे हैं, तो ये उनके पेट का सवाल बन गया और उन्होंने इसके खिलाफ केस कर दिया। तब आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन कर दिया। एक्चुअली में वो बैन नहीं किया था, उन्होंने इसका बस इंडियन रुपीज में एक्सेस काट दिया था। यानी आप तब भी खरीद सकते थे बट डॉलर में, इंडियन रुपीज में नहीं। और आरबीआई ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल नहीं है। आगे कभी मनी लॉन्ड्रिंग होती है या फिर इंटरनेट के डार्क वेब पे लोग ड्रग्स ले रहे हैं या फिर वेपन्स परचेज कर रहे हैं, तो वो बिटकॉइन से पेमेंट करके आसानी से सब कुछ कर सकते थे। गवर्नमेंट को और आरबीआई को ये चिंता थी, इसीलिए इस पर बैन लगाया गया। पर वो प्लेटफॉर्म जो बिटकॉइन का यूज करते थे, लोगों को सर्विस देते थे मनी एक्सचेंज की, उनके लिए ये एक बड़ी बात हो गई। उन्होंने इसके खिलाफ केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, और उन्हें लोगों को और गवर्नमेंट को ये समझाने का मौका मिला कि ये किस तरह से काम करता है और कितना फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग सिंपल पैसों से भी हो सकती है, नकली नोट छापे जा सकते हैं, प्रॉपर्टी के नकली कागज बनाए जा सकते हैं, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर भी हैक करके फ्रॉड किया जा सकता है। तो ओवरऑल मिला के जो प्रॉब्लम्स बिटकॉइन के साथ देखने को मिल रही थी वो नॉर्मल बैंकिंग के साथ भी देखने को
मिल रही थी। साथ ही उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट भी दिया कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर नो योर कस्टमर यानी पूरी तरह से KYC करेंगे और उसके बाद फिर बिटकॉइन से लेन देन और इन्वेस्टमेंट करने देंगे। बहुत से लॉयर्स ने मनी एक्सचेंज वालों का केस लेने से मना कर दिया क्योंकि बिटकॉइन को लेकर काफी नेगेटिविटी उस टाइम फैली हुई थी, बट फाइनली वो सक्सेसफुल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा RBI का बैन डिस्प्रोपोर्शनेट है और जनवरी 2020 में ये बैन हटा दिया गया। उसके बाद से लोग इसमें सेफली और फ्रीली इन्वेस्टमेंट करने लग रहे हैं, ट्रांजैक्शन करने लग रहे हैं। और जब से ये बैन हटाया गया है तब से आप देख सकते हैं अप्रैल 2020 में इसका प्राइस और आज का इसका प्राइस। तो सारी बात अगर एक पॉइंट पे करें तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे कोई भी बना सकता है। आप भी इसके रूल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई नई चीज लाते हैं तो लोग उसमें पैसे क्यों लगाएंगे, क्यों उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे? कोई उसको मानेगा नहीं, उसकी वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होगी तो फिर वो चलेगा नहीं। लेकिन बिटकॉइन काफी टाइम पहले से आया था और अभी चल रहा है, लोग इसको मान रहे हैं, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये इतना सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन बाई चांस मान लीजिए अगर कभी रातों रात बिटकॉइन के सारे सर्वर फेल हो जाते हैं, सारे कंप्यूटर ऑफ हो जाते हैं, जो कि कभी हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक बार के लिए मान लीजिए कि सारे डाटा माइनिंग खत्म हो जाते हैं, तो बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और ऐसा कह दिया जाएगा कि ये एक वेबसाइट थी जो कि अब बंद हो चुकी है। तो इसमें रिस्क भी काफी है। वैसे ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अगर आपको किसी से पैसे मांग कर इसमें इन्वेस्ट करने पड़े तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप इसमें तभी इन्वेस्ट करना जब आप उन पैसों को गवा सकते हो, क्योंकि इसका ग्राफ काफी तेजी से ऊपर और नीचे जाता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव लेकर चल रहे हो तो आप इसमें फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हो। आई होप चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ शेयर करें, इन्फॉर्मेशन बांटें और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।